हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी। उसमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज वाले जो कि पेज नंबर 99 पे है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये इस चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। ये बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि जो किडनीज होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कौन से सिस्टम का पार्ट होता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन या ट्रांसपोर्टेशन? तो हम सबको पता है कि किडनी जो है किस चीज़ का पार्ट है, हमारा एक्सक्रिएशन का पार्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो जाइलम होते हैं ना प्लांट्स में, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जाइलम जो होता है वो हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम सबको पता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या कह रहे हैं? द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। कह रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, ऑटोट्रॉपिक मोड जब भी होगा न्यूट्रिशन का, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बिना तो होगा नहीं। और फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, उसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो इसीलिए इसका जो आंसर है क्या है? डी पार्ट, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। कह रहे हैं कि जो पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के लिए, वो किस में होता है? मतलब कि इन इन चारों में से कौन से में होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है या न्यूक्लियस के अंदर होता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। कह रहे हैं कि जो फैट्स है हमारे शरीर में कैसे डाइजेस्ट होता है, और ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है फैट्स आर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर बॉडी। ठीक है, जो फैट्स है वो हमारे शरीर के स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। द लीवर सीक्रेट्स एन एल्कलाइन लिक्विड कॉल्ड बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर क्या करता है? एक अल्कलाइन लिक्विड सीक्रेट करता है जिसको बाइल कहा जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेट करता है। The salts present in bile emulsify or break large globules of fat present in our food into smaller globules, making it easy for the enzymes to act on them and digest them. अब जो salts होते हैं ना बाइल के अंदर, जो salt present होते हैं वो क्या होते हैं? इमल्सीफाई होते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होते हैं। अब क्या है कि जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं ना बाइल के अंदर, वो किसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसको इमल्सीफ्लाई करते हैं? जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होता है ना फैट का हमारे शरीर के अंदर, उसको क्या करता है? लार्ज को स्मॉल कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो एंजाइम्स है ना उसको ईजिली उसको एक्ट कर पाएगा या उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा पैनक्रियाज सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विच आल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लिपेज। इसके अलावा जो पैनक्रियाज है ना वो क्या करता है? पैनक्रिएटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करता है। ठीक है, जिसके अंदर भी एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? लिपेज होता है। द एंजाइम लिपेज ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट फर्दर। अब ये जो लिपेज है ये क्या करता है? जो ऊपर जो इमल्सिफाइड फैट मिले उसको क्या करेगा? अब ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, एंड फाइनली द एंजाइम्स प्रेजेंट इन intestinal juice brings about the complete digestion of fats by converting them into fatty acids and glycerol. फिर फाइनली क्या होता है? जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ना इंटेस्टिनल जूस में, उसको क्या करते हैं? कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं फैट्स का। कैसे? उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करके। तो हमारे शरीर के अंदर कुछ इस तरीके से जो फैट है डाइजेस्ट होता है। और कहाँ कहाँ पे ये प्रोसेस होता है ये हमने देख लिया कि कैसे लीवर से
स्मॉल इंटेस्टाइन या पैनक्रियाटिक जूस, ये सारा। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने लिखा है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और आप अपने एंड से भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सैलिवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहे हैं कि सैलिवा का भोजन को पचाने में क्या रोल होता है, डाइजेशन ऑफ फूड में सैलिवा का क्या रोल है। सैलिवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, सैलिवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको क्या कहा जाता है, सैलिवरी अमाइलेज कहा जाता है। द एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सैलिवा ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फूड इनटू अ सिंपलर शुगर। अब ये जो एंजाइम है ना सैलिवरी अमाइलेज, जो कि सैलिवा में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड के अंदर होता है, इन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, सिंपल शुगर में। अब सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि वो शरीर उसे इजिली डाइजेस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर दी नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है और इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सनलाइट। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है ना ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है और सनलाइट की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल टू फॉर्म फूड लाइक ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट एनर्जी को किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा। अब इनको क्या करते हैं, ये सब एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। ठीक है, उनका भोजन होता है, लेकिन साइंस की भाषा में उसे हम ग्लूकोज कहते हैं। दिस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब ये जो ग्लूकोज है ना कार्बोहाइड्रेट्स, ये किस लिए यूज किया जाता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए प्लांट में। अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन प्लांट्स एज स्टार्च विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेनेवर द प्लांट नीड्स इट। अब जो ग्लूकोज का पार्ट है ना, ये कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट्स में। कैसे स्टोर होता है, एज अ स्टार्च। ठीक है, जो किसके द्वारा यूज किया जा सकता है, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करते हैं जब कभी भी प्लांट्स को नीड होगी। ठीक है, मतलब आप यूँ समझिए कि जो ग्लूकोज का ऊपर जो ग्लूकोज बने ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, अब उसको प्लांट क्या करेगा, एज अ स्टार्च अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उसको जब चाहे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह उसमें से एनर्जी उसे जब भी नीड होगी उसमें से यूज करता रहेगा। द मेजर बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस इज ऑक्सीजन गैस विच गोज इनटू द एयर। ठीक है, जो सबसे प्रमुख बाय प्रोडक्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है, ऑक्सीजन गैस है, जो कि डायरेक्ट एयर में चला जाता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो प्लांट है हमें ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताना है। नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूजेस द एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। इस क्वेश्चन में दो चीज पूछा है, सबसे पहले तो हमें डिफरेंस बताना है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, उसके बाद हमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म बताने हैं जिनके अंदर एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप टेबल बना के अगर आंसर लिखते हैं ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आपके लिए भी और टीचर्स के लिए भी, है ना, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो चलिए डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। द एंड प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है।
और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, द एंड प्रोडक्ट्स इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बी एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इन यीस्ट प्लांट्स और लैक्टिक एसिड एज इन एनिमल मसल्स। ठीक है, देखिए अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये यीस्ट प्लांट वगैरह हो गया ना जो एनएरोबिक प्लांट्स हैं उनमें, ठीक है। और लैक्टिक एसिड कौन से होगा, जो एनिमल के मसल्स में होगा। ठीक है, मतलब कि अगर ऐसा कोई एनिमल है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसका, तो उसके लैक्टिक एसिड उसका एंड प्रोडक्ट होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में अच्छा खासा एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उन्होंने पूछा था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, तो एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज used by certain microorganisms such as yeast and some bacteria known as anaerobic bacteria। एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, इनका है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि एनएरोबिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर द एल्वेली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कि हमें बताना है एल्वेली कैसे डिजाइन किया गया है एक्सचेंज ऑफ गैस का जो एक्सचेंज होता है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। तो देखिए इसका आंसर है, देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली थिन वॉल्ड एयर सैक्स इन द लंग्स। ठीक है, कि जो हमारा लंग्स है उसके अंदर लगभग मिलियंस ऑफ एल्वेली है, यानी कि थिन वॉल्ड एयर सैक्स होते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ये जो मिलियंस की संख्या में प्रेजेंट है ना हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोली, ये क्या करते हैं, बहुत ही लार्ज एरिया दे देते हैं गैस के एक्सचेंज के लिए। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइजेज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज को मैक्सिमाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल एल्वियोली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड, they would give an area about 80 square meters which is nearly the size of a tennis court। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो ह्यूमन लंग्स है उनके अंदर जो एल्वेली है ना, अगर उनको अनफोल्ड कर दिया जाए, जैसे कि बाय डिफॉल्ट वो क्या है, फोल्डेड है, अगर उसको हम अनफोल्ड करेंगे तो इसका एरिया पता है कितना बनेगा, 80 स्क्वायर मीटर, जो कि टेनिस कोर्ट अगर आपने देखा हो तो लगभग उतने बड़े साइज का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे हम सब अपने रियल लाइफ में भी पता होता है कि अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या क्या होगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, तो देखिए, द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन रिलीजेज ऑफ एनर्जी इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड। जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के दौरान जो हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ठीक है, वो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, मतलब ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके द्वारा उसे कैरिड आउट कर लिया जाता है। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा, किसी भी इंसान का ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा, और जब ये कम होगा तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होगी, थकान बहुत जल्दी हो जाएगा और एनर्जी की कमी महसूस करेगा। द पर्सन लुक्स पेल एंड लूजेस वेट, और ऐसा इंसान पीला दिखने लगेगा और उसका वेट भी काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है ना ब्लड का, उसको डिस्क्राइब करो और ये क्यों जरूरी है ये भी बताना है। तो देखिए, अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है, हमारे हार्ट में 2 बार, ठीक है,
एक कंप्लीट साइकिल जब उनका होता है ना, मतलब कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो एक कंप्लीट साइकिल होती है वो ब्लड का, वो क्या होता है, 2 बार होता है, मतलब कि 2 बार ट्रेवल करेगा तब वो एक कंप्लीट साइकिल होता है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड प्लूमनरी सर्कुलेशन। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड का पाथवे है, जो ब्लड का रास्ता है, हार्ट से लेके शरीर के अलग अलग पार्ट तक जाना और फिर शरीर के अलग अलग पार्ट से वापस रिटर्न होके हार्ट के अंदर आना, इसको क्या कहा जाता है, प्लूमनरी सर्कुलेशन। ठीक है, these two types of circulation taken together make double circulation। अब ये जो 2 प्रकार के सर्कुलेशन है, इसको अगर एक साथ रखा जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। द डबल सर्कुलेशन इज नेसेसरी टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स एंड देन गेट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। ठीक है, क्या होता है ये जो डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होगा पूरे शरीर में, बस एक पार्ट को छोड़ के, वो है लंग्स को छोड़ के। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्या किया जाएगा, लंग्स में दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन मटेरियल्स इन जाइलम एंड फेलम। कह रहे हैं कि जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है ना जाइलम और फेलम में, ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स इन प्लांट्स वेयर एज फेलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स द फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम टिश्यू क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को और डिजॉल्व मिनरल्स को प्लांट्स के अंदर, जबकि फेलम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनता है, उसको प्लांट के सभी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यूज कैरी द वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स ओनली अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट, but the movement of food from the leaves through phloem can be upwards as well as downwards depending on the requirements of the plant। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जाइलम टिश्यू जो है, जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स को कैरी करता है ना, वो सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट में ही होगी, मतलब वो नीचे से ऊपर तक ही ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आएगा, ऐसा नहीं करता है जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू सिर्फ नीचे से ऊपर तक ट्रांसपोर्ट करेगा, बट जो फेलम टिश्यू है ना, वो ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट के कौन से पार्ट्स में फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए। The upward movement of water and dissolved minerals in xylem tissue is caused by suction force produced by the continuous evaporation of water or transpiration from the cells of leaves of the plant which pulls up water from the roots। अब ये जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स का जाइलम टिश्यू में अपवर्ड मूवमेंट होता है, वो क्यों होता है, सक्शन फोर्स के द्वारा। और ये सक्शन फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, कंटिन्यूस इवेपोरेशन जो होता रहता है पानी का, जिसे ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी वजह से, एवेपोरेशन की वजह से ही हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट रहता है, अपवर्ड मूवमेंट रहता है। On the other hand, the food made in leaves is transported through phloem tissue by utilizing energy from ATP। अगर वही दूसरी तरफ हम बात करें तो जो फूड बने हैं लीव्स के द्वारा, ठीक है, जो फूड बने हैं लीव्स के द्वारा, ये कहाँ होता है, फेलम टिश्यू में कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कौन से एनर्जी को यूज करके, कहाँ से एनर्जी को लेते हैं, एटीपी से। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structure and functioning। alveoli जो हमारे लंग्स के अंदर है और जो नेफ्रॉन्स हमारे किडनीज में है, ठीक है, इन दोनों को आपस में उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys both possesses an elaborate network of blood capillaries। एल्वेली जो लंग्स के अंदर है, नेफ्रॉन्स जो किडनीज के अंदर है, दोनों के अंदर क्या है,
किस चीज़ का नेटवर्क है? ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क दोनों के ही अंदर है। ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रक्चर दोनों का। अब इन दोनों की फंक्शनिंग देखते हैं। Alveoli purify the deoxygenated blood by removing carbon dioxide from it and make it oxygenated by introducing oxygen in it during the gaseous exchange. एल्वेली क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करता है। कैसे? उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके और उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है, और ये काम वो कब करता है? जब गैसियस एक्सचेंज होता है उनके अंदर। ठीक है, सिमिलरली नेफ्रॉन्स प्यूरिफाई द डर्टी ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया फ्रॉम इन द फॉर्म्स ऑफ यूराइन। ठीक है, इसके अलावा जो नेफ्रॉन्स है क्या प्यूरिफाई करता है? जो डर्टी ब्लड है उसको फिल्टर आउट करता है। जैसे उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है, जो यूराइन वगैरह हम शरीर से निकलता है ना, ये किसकी मदद से निकलता है? नेफ्रॉन्स की मदद से। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपका किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।